अज़ीज़ुल बहुत आले बात सरअब्द सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th उर्दू मीडियम हिंदी कंपोजिट हिंदी लोकवाणी मार्च 2024 के लिए गेस्ट पेपर है। एसएससी बोर्ड सॉल्ड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। वसंत आते ही तुम्हारी भी विरल डालियां नई पत्तियों और टहनियों से सघन होने लगती है और हर सिंगार तो पावस में फूलना शुरू करता है। न तुम तो चैत लगते ही बौर आने लगते हो। महकते हुए नन्हे नन्हे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से तुम्हारा वजूद जगमगा उठता है और छोटे छोटे फल फूलों के भीतर से बढ़ने झांकने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आने लगती है और आषाढ़ आते आते चिड़िया की चहचहाहट में तुम्हारे फलों की मिठास भर जाती है। वे तुम्हारी डाल डाल पर नाच नाच कर भोज महोत्सव मनाने लगती है और हम लोग भी तो तुम्हारे फलों का प्रसाद पाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े और मिठास भरे होते हैं तुम्हारे फल। अरे महाशय, मैं भी तो हूँ, इस पेड़ के नीचे हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो अरे अरे अड़हुल प्यारे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाए मेरे समय को रेंगते रहते हो और मुझे एक प्यारी प्यारी सुबह मिले इसमें अपनी प्यारी भूमिका निभाते हो। आभारी हूँ दोस्त। कृति पूर्ण कीजिए। अड़हुल की विशेषताएं। अड़हुल पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा होता है। उसके लाल फूल मंगल कलश के समान लगते हैं। अड़हुल लेखक के समय को रंगता रहता है। लेखक को प्यारी सुबह मिलने में भूमिका निभाता है। निम्नलिखित शब्द के भिन्न अर्थ लिखिए। बौराना। गद्यांश में आए विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। विरल, खटास। बौराना, बौर मंजरी आना, पागल हो जाना। सधन, विरल, मिठास, खटास। वसंत ऋतुओं का राज है। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। भारत में वसंत ऋतु को सबसे सुंदर और आकर्षक मौसम माना जाता है। यह ऋतु पौधों को नया जीवन और मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य देती है। पेड़ों की शाखाओं पर नए हरे गुलाबी पत्ते आ जाते हैं। चहु दिशाओं में रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प दृष्टिगोचर होते हैं। हर तरफ हरियाली का साम्राज्य दिखाई पड़ता है। सर्दियाँ सर्दियों की लंबी खामोशी के बाद पक्षी मधुर आवाज़ में पेड़ों की शाखाओं पर नाचना और गाना शुरू कर देते हैं। इस मौसम में न अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। खेतों में फसलें पकने लगती हैं। सभी के हृदय आनंद से परिपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले बड़ी फिर छोटी फिर उनसे छोटी के क्रम में बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। संजाल पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं। क्षमामयी, असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी, ममतालु, सरल। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। बालक, धरती। उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। सफल। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए।
बालक पुल्लिंग, धरती स्त्रीलिंग, सफल असफल सफलता। सादा जीवन उच्च विचार हमारे देश के मनीषियों, सदपुरुषों, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों के जीवन का मूल उद्देश्य था। वे जीवित रहने की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने भर से संतुष्ट रहते थे। अनोखी खोज करने वाले कनादी ऋषि सन्यासी की भांति अपना जीवन जीते थे। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रामदास, रैदास, ज्ञानेश्वर, गाड़गे महाराज, तुकाराम, एकनाथ, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे महापुरुषों का जीवन अत्यंत सादा था। उन्होंने अपने विचारों से समूची मानव जाति को उद्वेलित कर दिया। सादा जीवन उच्च विचार प्राचीन काल से भारतीय दर्शन और हमारी जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षण ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सिंचात रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरुणी करता तम का नाश है। उचित जोड़ियां लगाइए। निर्मल शीतल क्षण ऋतु हरियाली। निर्मल नीर, शीतल पवन, क्षण ऋतु दृश्य, हरियाली मखमल। प्रथम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मातृभूमि तुम्हारा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है। जब शीतल मंद और सुगंधित समीर चलता है तो वह दिन भर किए गए परिश्रम के तनाव को हर लेता है। हमारे देश में 6 ऋतुओं क्रम से आती है और प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करती है। गर्मी का ताप, उसके बाद वर्षा की फुहारें, शरद की स्वच्छता, हेमंत, फिर शिशिर की सर्दी और उसके बाद आता है ऋतुराज बसंत। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि देख कर लगता है मानो हरे मखमल के फर्श बिछे है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। अपनी आँखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। छोड़ो दुनिया से छाँव की उम्मीद, खुद में एक साहिबान पैदा कर। दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आस जुबान पैदा कर। आकलन कृति पूर्ण कीजिए। कवि ने इन्हें स्वयं निर्माण करने के लिए कहा है। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। एक आसमान, अनुभव से ज्ञान, जिंदगी में जान, एक साहिबान। इस संसार में कोई किसी के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, अतः हमें किसी से भी सहायता की आशा नहीं रखनी चाहिए। अपने सभी कर्तव्य अपनी ही सामर्थ्य से पूर्ण करने चाहिए। हमें अपने व्यवहार में ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दिल की गहराई से निकले और सुनने वालों के हृदय में बस जाए। जब हमारा मन छल कपट से रहित होता है तो दूसरों पर हमारी बातों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। विभाग 3 भाषा अभ्यास व्याकरण 8 अंक। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक का उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। के कारण क्योंकि। पहला है विद्यापीठ, दूसरा है अलिंगित। तेज बुखार होने के कारण विशाखा स्कूल नहीं गई। दूसरा है राघव ने मुंबई में 5 कमरों का फ्लैट लिया क्योंकि वो चाहता था कि अम्मा बाबूजी वहीं रहे। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द संधि विच्छेद दुर्लभ। संधि शब्द दुर्लभ, संधि विच्छेद दु प्लस लब, संधि विभेद विसर्ग संधि अथवा सदैव सदा एवं स्वर संधि। चौथा है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अंक में भरना, खाली हाथ लौटना। समीर ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। अथवा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तर्न करना।
मुहावरा अंक में भरना। समीर ने मुझे देखते ही अंक में भर लिया। दूसरा है मुहावरा तंग करना, अर्थ परेशान करना। वाक्य, सूदखोर महाजन कर्जदार को बहुत तंग करता है। काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। बचपन में मैंने परिजनों की, बुजुर्गों की सेवा की। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मुझे देखते ही चाय हाजिर करती है, पूर्ण वर्तमान काल। मुझे अभिवादन का ध्यान रहता है, सामान्य भूतकाल। वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन। यदि भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। ताजगी महसूस होती है, निषेधार्थक वाक्य। पांचवे का उत्तर है बचपन में मैंने परिजनों की, बुजुर्गों की सेवा की, सामान्य भूतकाल। दूसरा है मुझे देखते ही चाय हाजिर की है। दूसरा, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। छठे का उत्तर है मिश्र वाक्य। दूसरा है ताजगी महसूस नहीं होती है। रचना विभाग है उपयोजित लेखन 12 अंक के लिए। आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अजय सिन्हा, अजय अंजना सिंह, सुंदरनगर जत के नगर विकास अधिकारी, नगर परिषद जत को बच्चों के को खेलने के लिए बगीचा बनाने हेतु पत्र लिखती है। चेतन सोनो ने आज़ाद नगर चिखली से अपने सहेली मित्र फरहान शेख तिलक नगर रायपुर को बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखती है। 15 सितंबर 23 सेवा में नगर विकास अधिकारी, नगर परिषद जत। विषय बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाना। महोदय, मैं जत शहर के सुंदर नगर का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान यहाँ के बच्चों की एक अहम समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, हमारे नगर में बच्चों के खेलने के लिए कोई बगीचा नहीं है। इसलिए बच्चों को अपनी गली कूचों और सड़कों पर खेलने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे कई बार झगड़े की नौबत आ जाती है। सड़क पर खेलने के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। महोदय, आपसे आग्रह है कि इस नगर में किसी उचित जगह पर हम बच्चों के खेलने के लिए एक बगीचा बनवाने की व्यवस्था करें, ताकि हम वहां निश्चिंत होकर खेल सकें। आशा है आप हमारी समस्या पर ध्यान देंगे और सुव्यवस्थित खेल बगीचा बनवाने का आदेश देंगे। आपका अजय सिन्हा, सुंदर नगर जत। 25 अक्टूबर 23। मित्र फरहान, नमस्कार। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है तुम भी स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मित्र, मैंने अपने पिछले पत्र में तुम्हें अपनी बहन की शादी के बारे में बताया था। अब शादी की तिथि तय हो गई है। 15 नवंबर 2023 को शादी है। मित्र, इस पत्र के साथ ही तुम्हें शादी का निमंत्रण पत्र भी भेज रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस अवसर पर अवश्य आओगे। तुम्हारे आने से मेरी खुशी और भी बढ़ जाएगी। मेरे माता पिता और घर वाले तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हारी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारा मित्र चेतन सोनवने, आज़ाद नगर चिखली। फुफकारो लेकिन काटो मत। एक घना जंगल था, उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बिल में एक जहरीला सांप रहता था। जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नज़दीक से गुजरता तो सांप उसे डस लेता। इस प्रकार कई मुसाफिर अपनी जान गंवा चुके थे। एक बार बरगद के नीचे एक ज्ञानी साधु विश्राम करने के लिए रुके। उन्हें देखते ही सांप उनके पास आया। साधु ने उससे कहा, हे सर्प, मुझे काटना चाहते हो तो काटो, पर याद रखो, इस प्रकार निर्दोष मुसाफिरों की जान लेना पाप है। इसलिए मेरा कहना मानो, तो अब तुम किसी को काटो मत। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने किसी को भी न डसने की प्रतिज्ञा ली। उस दिन से सांप ने मुसाफिरों को काटना छोड़ दिया। अब लोग सांप की ओर से निर्भय हो गए। गांव के चरवाहे उसे देखते ही मारने दौड़ते। बेचारे सांप को लगने लगा कि साधु के कहने पर ली हुई प्रतिज्ञा का पालन करना तो बहुत कठिन है। संयोगवश एक दिन सांप की भेंट फिर से साधु से हो गई। सांप ने साधु से कहा, महाराज, आपके उपदेश को मानकर मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया,
लेकिन अब लोग मुझे परेशान करते हैं और मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। साधु ने कहा, ठीक कहते हो, तो लोगों को थोड़ा डराना भी चाहिए। इसलिए तुम काटो मत, सिर्फ जोर से फुफकारो। सांप बहुत खुश हुआ। साधु के उपदेश के अनुसार व्यवहार करने पर जब लोग सांप से डरने लगे, अब उस सांप को सताने की लोगों में हिम्मत नहीं होती थी। संसार में ज़्यादा सीधापन अच्छा नहीं। ज़रूरत पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए लोगों को थोड़ा बहुत डराना भी ज़रूरी है। ज़्यादा सीधा साधीपन अच्छा नहीं होता। गद्य आकलन है। स्वामी रामतीर्थ एक व्यापार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन उन दिनों फल भी उनका भोजन था। गाड़ी के स्टेशन पर ठहरी तो वह भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे ना पा सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए, वह अपनी बात बीच ही में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी में ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को दी। भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने उसे फल विक्रेता समझा और उससे फलों के दाम पूछे। युवक ने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना चाहते हो तो वो ये है कि आप अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तैयार किए हुए प्रश्न। स्वामी रामतीर्थ के मुंह से क्या निकला? जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर क्यों आया था? जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को क्या भेंट किया? जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ से अपने देश में जाकर क्या नहीं कहने के लिए कहा। निबंध लिखा लेखन। 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। मोबाइल शाप या वरदान। संचार के क्षेत्र में विज्ञान के आविष्कारों ने क्रांति ला दी है। वर्तमान समय में मोबाइल सभी संचार साधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मोबाइल ने लोकप्रियता के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास मोबाइल ना हो। मोबाइल बातचीत करने का सुलभ और प्रभावशाली साधन तो है ही, इसने मानव के जीवन को कई मायने में बहुत सरल बना दिया है। आज मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन तरह तरह की वस्तुएं मंगाई जाती है। पैसों का लेन देन सैकड़ों में होने लगा है। बिजली, गैस, मकान का मेंटेनेंस तथा अनेक प्रकार के बिल आग झपकते घर में बैठे बैठे मोबाइल के द्वारा अदा हो जाते हैं। रेल, वायुयान, बस आदि के टिकट तो अब मोबाइल के माध्यम से मिल ही रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पर तरह तरह की सूचनाएं, संदेश उपलब्ध हो रही है। मोबाइल आज समय काटने का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता साधन बन गया है। देखने सुनने वाले भले ही थक जाए, पर मोबाइल मनोरंजन परोसने से नहीं थकता। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि लोगों का बहुत सारा समय मोबाइल के विभिन्न कार्यक्रम, रील्स आदि देखने में बर्बाद हो जाता है। बच्चे मोबाइल पर आने वाले कार्टून और गेम्स में ही व्यस्त रहते हैं। इससे कम उम्र में उन्हें आंखों की तकलीफ सताने लगी है। मोबाइल का अधिक उपयोग करने से बहरापन तथा मानसिक बीमारियां भी होने लगी है। इसलिए इसका समझदारी में उपयोग करना चाहिए। आज इस लोकप्रिय यंत्र का उपयोग करने से कहीं बच तो नहीं सकता, पर इसके दुरुपयोग से ज़रूर बचा जा सकता है। वनों का महत्व अथवा वनों का संरक्षण। वन ईश्वर द्वारा धरती को दिया गया अनमोल उपहार है। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वन हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार के फल, फूल, औषधि, खनिज, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, ईंधन आदि प्राप्त होता है। वनों से प्राप्त लकड़ी से ही पेपर तथा खेल सामग्री बनाई जाती है। वन वातावरण में व्याप्त विषाणु विषैली वायु को ग्रहण कर उसे स्वास्थ्यप्रद प्राणवायु में बदल देते हैं। इसलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनों के कारण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है।
वनों से करोड़ों लोगों को आजीविका मिलती है। एक समय वो था जब धरती का बहुत बड़ा भाग घने वनों से ढका हुआ था, परंतु समय के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विकास, कृषि विस्तार के कारण वनों को बहुत तेजी से काट डाला गया। हजारों लाखों वर्षों से संचित वन रूपी संपत्ति आज समाप्त होने के कगार पर है। जैसे जैसे वनों को काटकर उद्योग उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वैसे वैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होने की लगी है। अतः हमें वनों के महत्व को समझना चाहिए और पृथ्वी के जनजीवन और पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि सूखे के संकट से बचा जा सके और धरती को बंजर होने से बचाया जा सके। वन संरक्षण का अर्थ है वनों को बचाकर रखना। वनों के संरक्षण के लिए वनों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष रूप से जागृत करना चाहिए कि वनों को सुरक्षित रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। वन हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति है। कई उद्योग केवल वनों पर ही आधारित है। स्वतः अतः वनों का संरक्षण हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।